तो गाइज़ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इतिहास और खेल क्रिकेट की कहानी। क्रिकेट कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ, ठीक है, किस तरीके से ये डेवलप हुआ और मॉडर्न टाइम्स में जो आज अपने रूप में ये है उस टाइम में कैसे पहुँचा, यानी कैसे इसके अंदर चीज़ें बदली। यानी पहले बल्ला कैसा होता था, अब कैसा होता है। पहले बॉल डिफरेंट तरीके की होती थी, आज 6 सीम वाली बॉल होती है। पहले बॉल को लुढ़का के फेंका जाता था और आज टप्पा खिला के फेंका जाता है। तो यही चीज़ हम पढ़ेंगे कि ये क्रिकेट में कैसे बदलाव आया है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट इंग्लैंड में 500 साल पहले अलग अलग नियमों के तहत खेले जाने वाले गेंद डंडे के खेलों से पैदा हुआ। यानी बैट अंग्रेजी का पुराना शब्द है जिसका अर्थ होता है डंडा या कुंदा। और यहाँ पर एक पिक्चर भी दी हुई है। यानी पहले कैसा होता था, ये हॉकी के बल्ले की तरह होता था। ये दिख रहा है, ये हॉकी की तरह इस तरीके से कुछ शेप में है, ठीक है, चम्मच के टाइप से। अब यहाँ पर कह रहा है कि इंग्लैंड के गांव से उठकर एक अब बड़े शहरों में विशाल स्टेडियम में खेला जाने वाला आधुनिक विश्व का खेल बन गया। यह इतिहास का एक दिलचस्प विषय है, क्योंकि इतिहास का इस्तेमाल तो यही है कि वह हमें वर्तमान के बनने की कहानी बताए। यानी वर्तमान के बनने की कहानी, यानी कि क्रिकेट हमारे पास वर्तमान में है तो वो बना कैसे, इस टाइम पर आया कैसे। तो यही काम हमारा इतिहास करता है। तो चलो इसको आगे शिफ्ट करते हैं अगले पेज पर। ये एक पहले के टाइम का दिखाया हुआ किस तरीके से मैच होता था। यानी लॉर्ड्स का मैदान है, एक चित्रकार बनाया हुआ चित्र 1821 में। अब देखो, क्रिकेट इतिहास में पहले इंग्लैंड में इसके विकास को देखेंगे और इसमें शारीरिक चुस्ती या प्रशिक्षण की संस्कृति का जायज़ा लेंगे। यानी किसके लिए खेले जाते थे खेल, मेनली इसीलिए ही तो होते हैं ताकि शरीर हमारा चुस्त रहे, फुर्ती में रहे। इन्हीं सब कामों के लिए खेल होते हैं, थोड़े मनोरंजन के लिए। तो इंग्लैंड में खेल के रूप में क्रिकेट का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ ये हम जानते हैं। 18वीं व 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास ने क्रिकेट को अनोखा रूप प्रदान किया, क्योंकि यह क्रिकेट का शुरुआती दौर था। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का ही अजूबा था जो 5 दिन लगातार चले और कोई नतीजा ना निकले। यानी सिर्फ क्रिकेट में ही यही एक चीज़ पॉसिबल है कि गेम 5 दिन तक जा सकता है और कोई रिज़ल्ट भी ना निकले, यानी ड्रॉ हो सकता है। बाकी और कोई खेल ऐसा नहीं है जो 5 दिन तक चले और रिज़ल्ट भी ड्रॉ निकल सके। ये सिर्फ मॉडर्न टाइम्स में क्रिकेट में ही पॉसिबल है। गेंद व बल्ले से खेले जाने वाले बेसबॉल जैसे आधुनिक ज़माने के लिहाज से अपेक्षाकृत लंबे खेल में भी उतने समय में 9 पारियाँ हो जाती हैं। यानी बेसबॉल यानी यूएस वगैरह में खेला जाता है, अगर जितने टाइम में अगर हम क्रिकेट खेलते हैं उतने में वहाँ बेसबॉल की 9 पारियाँ हो जाएंगी। क्रिकेट के लघु संस्करण यानी एक दिवसीय मैच की एक पारी हो जाती है। क्रिकेट के यानी 50 ओवर वाले मैच की एक पारी होगी तो वहाँ पे उतने में 9 पारियाँ हो जाएंगी बेसबॉल की। क्रिकेट की एक खासियत है कि पिच की लंबाई 22 फुट होती है, मगर मैदान का आकार तय नहीं होता। क्रिकेट में क्या है, दोनों स्टंप के बीच की दूरी तो 22 गज होती है, लेकिन मैदान कितना ही बड़ा हो सकता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। फिरोज शाह कोटला इतना ज़्यादा छोटा हो सकता है और एडिलेड ओवल की तरह अंडाकार हो सकता है, ठीक है, चेन्नई के चेपाक की तरह लगभग गोल। मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में छक्का लगाने के लिए गेंद को काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में थोड़े ही प्रयास में गेंद सीमा रेखा के पार जाकर गिरती है। इन दोनों अजूबों के पीछे ऐतिहासिक कारण है। कानून से बदलने वाले क्रिकेटों में क्रिकेट का नंबर अव्वल था कायदे कानून में। यानी सॉकर, हॉकी जैसे बाकी खेलों के मुकाबले क्रिकेट ने सबसे पहले अपने नियम बनाए और वर्दियाँ भी बनाई। क्रिकेट के कानून सबसे पहले 1774 में लिखे गए। उनके मुताबिक हाजिर शरीफों में से दोनों प्रिंसिपल 2 अंपायर चुनेंगे। यानी जितने भी लोग होंगे वहाँ पर क्रिकेट के खेलने वाले सबसे पहले 2 अंपायर को चुनेंगे जो किसी भी विवाद को निपटाने का काम करेंगे। स्टंप 22 इंच ऊँचे होंगे, उनके बीच की गिल्लियाँ 6 इंच की, गेंद का वजन 5 से 6 औंस के बीच का होगा। तो ये हमारे शुरुआत के नियम हैं। और स्टंप के बीच की दूरी 22 गज होगी और बल्ला कैसा ही हो सकता है। अब ऐसा लगता है कि 40 40
तो ऐसा लगता था मान लो 40 नॉच या रन का स्कोर काफ़ी बड़ा होता था, शायद इसलिए गेंदबाज को तेज़ी से बल्लेबाज के नंगे पैड रहित पिंडलियों पर गेंद फेंकते थे। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन में बना। ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कब बना और कहाँ बना। MCC 1787 में है, यानी मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब। ये यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई हुई है इसकी, ठीक है। और उसके बाद नियमों में बाद में क्या किया, सुधार किए गए। अगले ही साल क्रिकेट MCC ने क्या किया, क्रिकेट के नियमों में थोड़े चेंजेस किए गए और उनका ही अभिभावक बन बैठा, यानी क्रिकेट का फादर बन बैठा, अपने आप को घोषित कर दिया एक तरीके से, अभिभावक बन बैठा। तो MCC के सुधारों से खेल के रंग ढंग में ढेर सारे परिवर्तन हुए जिन्हें 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में लागू किया गया। ठीक, 1760-70 के दशक में ज़मीन पर लुढ़काने की जगह गेंद को हवा में लहराकर आगे पटकने का चलन हो गया। पहले क्या होता था, गेंद को लुढ़का कर फेंकते थे, बाद में क्या होने लगा, हवा में फेंकने का चलन और ज़मीन पर पटकने का, ये सब रिवाज आ गया नया नया। इससे गेंदबाज को गेंद की लंबाई का विकल्प तो मिला ही, अब वे हवा में चकमा भी दे सकते थे और पहले की से कहीं तेज़ गेंद फेंक सकते थे। इससे स्पिन और स्विंग के लिए नए दरवाजे खुले। जवाब में बल्लेबाजों को अपनी टाइमिंग और शॉट चयन पर महारत हासिल करनी पड़ी। अब बॉल अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी तो वहाँ पर शॉट भी चूज़ करना पड़ेगी कि कौन सा शॉट लगाया जाए। इसका नतीजा यह हुआ कि मुड़े हुए बल्ले की जगह सीधे बल्ले ने ले ली। अब बल्ला पहले मुड़ा हुआ होता था, उसकी जगह सीधा बल्ला हो गया। और हुनर व तकनीक महत्वपूर्ण हो गया, यानी और उबड़ खाबड़ मैदान और शुद्ध ताकत की भूमिका कम हो गई, यही है। और गेंद का वज़न अब 5.5 से 6.25 औंस तक हो गया और बल्ले की चौड़ाई 4 इंच कर दी गई। तब यह हुआ कि बल्ले ने अपनी पूरी पारी विकेट जितने चौड़े बल्ले से खेल डाली। बाद में क्या हुआ कि बल्ला जब 4 इंच चौड़ा हो गया तो एक बल्लेबाज ने पूरी पारी एक विकेट जितने चौड़े बल्ले से खेल डाली, यानी एक क्या किया उसने, विकेट जितना चौड़ा बल्ला ले आया एक बल्लेबाज और उसी से ही पूरी पारी खेल डाली। फिर उसके बाद से ही क्या हुआ, एक लेग बिफोर नियम आ गया। लगभग उसी समय तीसरे स्टंप का चलन भी हुआ। 1780 तक बड़े मैचों की अवधि 3 दिन की हो गई और इसी साल 6 सीवन वाली क्रिकेट बॉल भी अस्तित्व में आ गई, यानी 6 सीम बॉल, यानी 6 साइड से सिली हुई होती है, जो आज के टाइम में जो बॉलें आती हैं। और 19वीं सदी में क्रिकेट में ढेर सारे बदलाव हुए। वाइड बॉल का नियम आया, गेंद का सटीक व्यास तय किया गया, चोट से बचने के लिए पैड और दस्ताने जैसे हिफाजती उपकरण उपलब्ध कराए गए। बाउंड्री, जबकि हर एक रन दौड़ कर लेना होता था पहले, फिर बाउंड्री की शुरुआत कर दी गई। और सबसे अहम बात, ओवर आर्म बॉलिंग कानूनी ठहराई गई। पर 18वीं सदी में क्रिकेट पूर्व औद्योगिक खेल रहा, यानी जिससे परिपक्व होने के लिए औद्योगिक क्रांति यानी 19वीं सदी के दूसरे हिस्से का इंतज़ार करना पड़ा। अपने इस खास इतिहास के चलते क्रिकेट में भूत वर्तमान दोनों ही विशेषताएं शामिल हैं। एक तो अपने पुराने रूप में भी है और नए रूप में भी है। जैसे मॉडर्न चीज़ें क्या है, स्टंप, ये सब नए मॉडर्न आ गए हैं, थर्ड एम्पायर, ये सब चीज़ें पुराना रूप भी है, पुराने रूल्स भी हैं। तो ये भूत और वर्तमान दोनों की विशेषताएं हैं क्रिकेट के अंदर। क्रिकेट की ग्रामीण जड़ों की पुष्टि टेस्ट मैच की अवधि से भी हो जाती है। शुरू में क्रिकेट मैच की समय सीमा नहीं होती थी। खेल तब तक चलता था जब तक एक टीम दूसरी टीम को पूरा दोबारा आउट ना कर दे, यानी कितने ओवर डालेंगे वो कुछ नहीं होता था जब तक पूरी टीम आउट ना हो जाए। अब ग्रामीण ज़िंदगी की रफ्तार धीमी थी और क्रिकेट के नियम औद्योगिक क्रांति से पहले बनाए गए थे। आधुनिक फैक्ट्री का मतलब था कि लोगों को घंटे, दिहाड़ी या हफ्ते के हिसाब से काम के पैसे मिलते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, क्या जब उनके पास टाइम, जब उनके पास लिमिटेड होता था लोगों के पास काम करने वाले, तो उन्होंने क्या किया, क्रिकेट के नियम भी चेंज कर दिया, ओवर भी लिमिटेड कर दिए। ऐसे तो दिन भर मैच चलता रहेगा, नहीं तो अगर टीम ऑल आउट नहीं होगी। फुटबॉल या हॉकी जैसे खेलों की संहिताएं औद्योगिक क्रांति के बाद बनी, लिहाजा उनकी कठोर समय सीमा औद्योगिक शहरी ज़िंदगी के रूटीन को ध्यान में रखकर बनाई गई। यानी शहरों में ज़िंदगी क्या होती है, लिमिटेड होती है, यानी सब कुछ टाइम टू टाइम होता है, तो उसी हिसाब से उसके रूल बनाए गए। नए शब्द इसमें क्या है, एक तो संहिता यानी कानून एक तरीके से,
उसी तरह क्रिकेट के मैदान के आकार का स्पष्ट होना उसकी ग्रामीण शुरुआत का सबूत है। क्रिकेट मूलतः गांव के कॉमन्स में खेला जाता था। कॉमन जो लोग होते हैं, ऐसे सार्वजनिक खुले मैदान जिनके पूरे समुदाय का साझा हक होता था। कॉमन्स का आकार हर एक गांव में अलग अलग होता था, इसलिए ना तो बाउंड्री थी और ना ही चौके। जब गेंद भीड़ में घुस जाती थी तो लोग क्षेत्र रक्षक या फील्डर के लिए रास्ता बना देते ताकि वे अपना आकर गेंद वापस ले जाए। जब सीमा रेखा क्रिकेट की नियमावली का हिस्सा बनी तब भी क्रिकेट को उसकी दूरी तय नहीं की गई। नियम सिर्फ यह कहता है कि अंपायर दोनों कप्तानों से सलाह करके खेल के इलाके की सीमा तय करेगा, यानी अंपायर ही तय करता है बाउंड्री कितनी दूरी पर रहे। खेल के औजारों को देखें तो पता चलता है कि वक्त के साथ बदलने के बावजूद क्रिकेट अपनी ग्रामीण इंग्लैंड की जड़ों के प्रति वफादार रहा। क्रिकेट के सबसे ज़रूरी उपकरण प्रकृति में उपलब्ध औद्योगिक सामग्री से बनते हैं। बल्ला, स्टंप, गिल्लियाँ लकड़ी से बनती हैं, जबकि गेंद चमड़े, सुतली और कॉर्क से बनती है। आज भी बल्ला और गेंद हाथ से बनते हैं, मशीन से नहीं। बल्ले की सामग्री अलबत्ता वक्त के साथ बदली। किसी ज़माने में इसे लकड़ी के एक साबुत टुकड़े से बनाया जाता था पहले, और अब क्या होते हैं, दो होते हैं, एक तो ब्लेड और दूसरा पकड़ने वाला बेंत, यानी उसकी हत्ती बेंत से बनती है। बेंत तब जाकर उपलब्ध हुई जब यूरोपीय उपनिवेशकारों में कंपनियों ने खुद को एशिया में जमाया। गोल्फ और टेनिस के विपरीत क्रिकेट ने प्लास्टिक, फाइबर, शीशा और धातु जैसी औद्योगिक व कृत्रिम सामग्री के इस्तेमाल को सिरे से नकारा है। जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेनिस लिली ने एल्युमिनियम के बल्ले से खेलने की कोशिश की तो अंपायरों ने उसे अवैध करार दिया। इनका नाम ये दूसरे और हिफाजती साथ सामान्य तकनीकी बदलाव का सीधा असर पड़ा है। हिफाजत के लिए वल्कनाइज्ड रबड़ की खोज के बाद पैड पहनने का रिवाज 1848 में चला। जल्द ही दस्ताने भी बने और धातु, सिंथेटिक व हल्की सामग्री से बने हेलमेट के बिना तो आधुनिक क्रिकेट को खेलने की कल्पना भी असंभव है। दूसरी ओर हिफाजती साथ सामान पर तकनीकी बदलाव का सीधा असर पड़ा, यानी वल्कनाइज्ड रबड़ की खोज के बाद पैड पहनने का रिवाज 1848 में चला। जल्द ही दस्ताने भी बने, धातु, सिंथेटिक व हल्की सामग्री से बने हेलमेट के बिना तो आधुनिक क्रिकेट को खेलने की कल्पना ने असंभव है। और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि महान बल्लेबाज WC ग्रेस लॉर्ड्स के मैदान में। तो आगे क्या है, क्रिकेट और विक्टोरियाई इंग्लैंड। चंदा क्या होता है वो आपको पता ही होगा, ठीक है, पैसे वगैरह इकट्ठा करते हैं किसी खास उद्देश्य के लिए। अब इंग्लैंड में क्रिकेट के आयोजन पर अंग्रेजी समाज की छाप साफ है। अमीरों को जो मज़े के लिए क्रिकेट खेलते थे शौकिया खिलाड़ी कहा गया, और जो अपनी रोजी रोटी के लिए खेलते थे उन्हें पेशेवर यानी प्रोफेशनल कहा गया। अमीरी शौकिया दो कारणों में से था। यह खेल उनके लिए एक तरह का मनोरंजन था, खेलने के आनंद के लिए, ना कि पैसे के लिए खेलना नवाबी ठाट की निशानी थी। दूसरे खेल में अमीरों को लुभा सकने लायक पैसा भी नहीं था, यानी खेल में इतना पैसा नहीं था जितने अमीरों को लुभा सके। पेशेवर खिलाड़ियों का मेहनताना वजीफ़ा चंदे या गेट पर इकट्ठा किए गए पैसे से दिया जाता था। मौसमी होने के कारण खेल से साल भर का रोज़गार नहीं मिल सकता था। जाड़े के महीने में यानी ऑफ सीज़न में खिलाड़ी क्या करते थे, कहीं और मजदूरी करते थे। शौकीनों की सामाजिक श्रेष्ठता की परंपरा का हिस्सा बन गई। शौकीनों को जहाँ जेंटलमैन की उपाधि दी गई तो पेशेवरों को खिलाड़ी यानी प्लेयर्स का अदना सा नाम दिया गया। यानी जो खेलते थे, जो भी अमीर लोग, उनको शौकीन कहा जाता था, उन शौक के लिए खेलते थे, बाकी वो खाली खिलाड़ी। मैदान में घुसने के उनके प्रवेश द्वार भी अलग अलग थे। जहाँ शौकीन बल्लेबाज हुआ करते थे वहीं खिलाड़ियों में असली मशक्क़त, ऊर्जा वाले काम जैसे तेज़ गेंदबाजी, ये सब कौन करते थे, खिलाड़ी करते थे। अब यहाँ पर ये एक स्निपेट दी हुई है थॉमस ह्यूज़ की, उसने रग्बी स्कूल में पढ़ाई की थी। इस समय थॉमस अर्नोल्ड वहाँ के क्या थे, प्रधानाचार्य। अपने स्कूली अनुभवों के आधार पर उन्होंने एक उपन्यास लिखा, इसका नाम था टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज। 1859 में छपी यह किताब काफ़ी लोकप्रिय हुई और उससे बाहर ईसाइयत, मस्कुलर क्रिश्चियनी की प्रसार में मदद मिली। इस पुस्तक में टॉम के ब्राउन के घर की ये सब यादें वगैरह सब चीज़ें दिखाई गई हैं और इसी के उपन्यास के कुछ अंश दिए हुए हैं।
ठीक है, ये आप देख लेना क्या है। देखो दोनों अलग अलग गेट से आते थे। क्रिकेट में संदेह का लगा, यानी बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बल्लेबाज को क्यों मिलता है, इसकी एक वजह भी है। यानी जब भी कहीं पर डाउट होता है कि आउट है या नॉट आउट है, तो हमेशा वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट आउट ही दिया जाता है, यानी बल्लेबाज को ही इसका श्रेय मिलता है। क्रिकेट बल्लेबाजों का ही खेल इसलिए बना क्योंकि नियम बनाते समय बल्लेबाज करने वाले जेंटलमैन को तरजीह दी गई। शौकीन खिलाड़ियों की सामाजिक श्रेष्ठता का नतीजा था कि टीम का कप्तान पारंपरिक तौर पर बल्लेबाज ही होता था। इसलिए नहीं कि बल्लेबाज कुदरती तौर पर बेहतर कप्तान होते थे, बल्कि बल्लेबाज तो आमतौर पर जेंटलमैन होते थे, यानी जो अमीर लोग थे। चाहे क्लब की टीम हो या राष्ट्रीय टीम, कप्तान तो शौकीन खिलाड़ी ही होता था। 1930 के दशक में जाकर पहली बार अंग्रेजी टीम की कप्तानी किसी पेशेवर खिलाड़ी पहली बार किसने की? यॉर्कशायर के लेन हटन ने, ये इनका नाम है, इसको याद कर लेना। आपको एक दो नंबर में क्वेश्चन में आ सकता है बाद में। अब ये कहा जाता है कि वाटरलू का युद्ध है ईटन के खेल के मैदान में जीता गया। इसका अर्थ है कि ब्रिटेन की सैन्य सफलता का राज उसके पब्लिक स्कूल के बच्चों को सिखाए गए मूल्यों में था। ब्रिटेन जो जीता था युद्ध वाटरलू का, वो किस वजह से जीता था? क्योंकि वो अपने स्कूलों में अपने बच्चों को जो वैल्यू जो सिखाते थे, उनकी वजह से सीखा था। अंग्रेजी आवासीय विद्यालयों में अंग्रेज़ों को शाही इंग्लैंड के 3 अहम स्थानों, प्रशासनिक सेवा, चर्च में करियर के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। यानी ये सब चीज़ें की ट्रेनिंग दी जाती थी, सेना, प्रशासनिक सेवा और चर्च। 19वीं सदी की शुरुआत तक थॉमस अर्नोल्ड, जो मशहूर रग्बी स्कूल के हेडमास्टर होने के साथ साथ आधुनिक पब्लिक स्कूल प्रणाली के प्रणेता भी थे, रग्बी क्रिकेट जैसे खेलों को मैदानी खेल नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज लड़कों को अनुशासन, ऊंच नीच का बोध, हुनर, स्वाभिमान और रीति नीति, नेतृत्व क्षमता सिखाने का जरिया मानते थे। यानी खेल का मतलब क्या था? लोग जो बच्चे थे उनको ये सब चीज़ें सिखाना, खेल सीख का एक जरिया था। इन्हीं गुणों पर तो ब्रिटानी साम्राज्य को बनाने और चलाने का दारोमदार था। विक्टोरियाई साम्राज्य निर्माता दूसरे देशों को जीतना निस्वार्थ समाज सेवा मानते थे। यानी वो ऐसा समझते थे अगर हम दूसरे को जीत लिया तो हम उन्हें पिछड़े से ऊपर की तरफ ला रहे हैं, उनका ये मानना था। उन्हें सभ्यता का सबक सिखा रहे हैं। अगर किसी पर कब्जा कर लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि उस कब्जा करके उनको अपना गुलाम बनाना है, वो ये समझते थे कि हम उनको अच्छा सबक सिखा रहे हैं, सभ्य समाज बना रहे हैं। क्रिकेट ने अभिजात अंग्रेजों की इस छवि को पुष्ट करने में मदद की। ऐसा शौकिया खेल को बतौर आदर्श पेश करके, यानी खेल जहाँ फ़ायदे या जीत के लिए ना होकर सिर्फ खेलने के लिए, यानी स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले, न्यायोचित खेल भावना के लिए खेला जाता था। अब आगे क्या है? सच्ची बात तो यह है कि नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई इसलिए जीती जा सकी क्योंकि स्कॉटलैंड और वेल्स के लौ उद्योग, लंकाशायर को मिलों व सिटी ऑफ लंदन के वित्तीय घरानों से भरपूर सहयोग मिला। इंग्लैंड के व्यापार व उद्योग में आगे होने वाले चलते ब्रिटेन विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन गया। यानी इंग्लैंड में जो भी बिजनेस और उद्योग इंडस्ट्री जो बढ़ रही थी, उन सब की वजह से ब्रिटेन विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन गया। लेकिन अंग्रेज शासक वर्ग को यही ख्याल चलता था कि दुनिया में उनकी श्रेष्ठता के पीछे आवासीय विद्यालयों में पढ़कर तैयार हुए और शरीफों का खेल क्रिकेट खेलने वाले युवा वर्ग का चरित्र ही है। वो अपने आप को ये सब चीज़ें समझते थे। अब आगे क्या है? औरतों के लिए क्रिकेट नहीं बल्कि क्रिकेट होता था। देखो यहाँ पर क्या एक पेंट दिखाई हुई है, ये लेडीज़ के लिए दूसरा टाइप का खेल, यानी इनके पास इस तरीके का बल्ला होता था। ठीक है, जैसे कि इस टाइप का है, ये एक डंडा है सीधा, उस पर लास्ट में डमरू टाइप से है, ये इस तरीके का खेल होता था। चलो इसको हटा देते हैं। और क्या क्रिकेट का प्रसार, यानी बाकी की दुनिया में ये कैसे फैला? तो हॉकी और फुटबॉल जैसे टीम तो अंतर्राष्ट्रीय बन गए, पर क्रिकेट औपनिवेशिक खेल ही रहा। यानी यह उन्हीं देशों तक सीमित रहा जहाँ पर ब्रिटेन ने कहीं ना कहीं राज किया था, यानी यहाँ पर कब्जा किया था। ब्रिटेन की पूर्व औद्योगिक विचित्रता के कारण इसका निर्यात होना मुश्किल था। यह उन्हीं देशों में पहुँचा जहाँ अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा जमाकर शासन किया।
जैसे कि अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ और कीनिया। अभी भी आपको शायद देख सकते हो अमेरिका जैसे देशों में क्रिकेट नहीं होता, वहाँ पर बेसबॉल होता है। हालांकि वहाँ पर भी ब्रिटेन ने राज किया है, लेकिन उस टाइम क्रिकेट उतना फेमस नहीं था ब्रिटेन में भी। अब चलो आगे हम करते हैं। हालांकि ब्रिटिश शाही अफसर उपनिवेशों में यह खेल लेकर ज़रूर आए, पर इसके प्रसार के खास तौर पर वेस्ट इंडीज़ और हिंदुस्तान जैसे गोरे उपनिवेश में उन्होंने शायद ही कोई काम किया। यानी भारत में क्रिकेट को फैलाने के लिए अंग्रेज़ों ने ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं की। क्रिकेट खेलना यहाँ नस्ली श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया और अफ्रीकी कैरिबियन आबादी को क्लब क्रिकेट खेलने से हमेशा हतोत्साहित किया गया, यानी उन्हें कभी सपोर्ट नहीं मिला। नतीजतन इस पर गोरे बागान मालिक और उसके नौकरों का बोलबाला रहा। वेस्ट इंडीज़ में पहला गैर गोरा क्लब 19वीं सदी के अंत में बना, यानी वेस्ट इंडीज़ ने भी धीरे धीरे करके अपना क्रिकेट क्लब बना लिया। यानी क्रिकेट को एक ऐसा चीज़ माना जाता था कि जो क्रिकेट खेलते हैं वो काफ़ी श्रेष्ठ हैं। और इसके सदस्य हल्के मुलेट्टो रंग के समुदाय के थे। इस तरह काले रंग के लोग समुद्री बीचों पर, सुनसान गलियों और पार्कों में बड़ी संख्या में क्रिकेट खेलते थे। लेकिन क्रिकेट क्लब पर 1930 के दशक तक गोरे अभिजनों का ही वर्चस्व रहा। वेस्ट इंडीज में अभिजात गोरों की विशिष्टतावादी नीतियों के बावजूद कैरिबियाई समूह क्रिकेट लोकप्रिय हो गया। क्रिकेट में कामयाबी का मतलब नस्ली समानता और राजनीतिक प्रवृत्ति हो गई, यानी कि जो क्रिकेट खेल सकता था वो ज़्यादा बढ़िया है, नस्ल में ज़्यादा आगे है। अपनी आज़ादी के समय फोर्ब्स, फर्नैम व एरिक विलियमसन जैसे नेताओं ने क्रिकेट में आत्मसम्मान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की संभावनाएं देखी। जब वेस्ट इंडीज़ ने 1950 के दशक में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला जीती तो राष्ट्रीय उत्सव मनाया गया, मानो वेस्ट इंडियनों ने यह दिखा रहे हो कि वो गोरे अंग्रेजों से कम नहीं है। इस महान जीत में दो विडंबनाएं थी। पहली, विजयी वेस्ट इंडीज़ की टीम का कप्तान एक गोरा ही था। याद रहे कि 1960 में पहली बार किसी अश्वेत फ्रैंक वॉरेल को नेतृत्व संभालने का मौका मिला, यानी वेस्ट इंडीज़ की टीम का जो कप्तान था वो गोरा ही था, कोई अंग्रेज ही था। पहली बार किसने कप्तानी करी? फ्रैंक वॉरेल थे जो अश्वेत थे। दूसरी, वेस्ट इंडीज़ की टीम किसी एक देश की नहीं थी, बल्कि उसमें कई डोमिनियनों के खिलाफ खिलाड़ी भी शामिल थे और ये राज्य बाद में स्वतंत्र देश बने, यानी प्योरली वेस्ट इंडीज़ नहीं था। जो बाद में कुछ खिलाड़ी इसमें और दूसरे स्वतंत्र राज्यों के निकले, जो बाद में स्वतंत्र देश बन गए। मज़ेदार बात यह है कि कैरिबियाई देश क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाले वेस्ट इंडियन टीम वेस्ट इंडियन एकता के तमाम असफल प्रयासों का एकमात्र अपवाद है। यानी क्रिकेट के फैन जानते हैं, क्रिकेट देखने का मतलब ये होता है कि आप किसी न किसी और से हैं। क्रिकेट के फैन जानते हैं कि क्रिकेट देखने का मतलब ये है कि आप किसी न किसी और से हैं। रणजी ट्रॉफी मैच में जब दिल्ली का मुंबई से मुकाबला होता है, दर्शक की वफादारी इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस शहर का है या किसका साथ दे रहा है, यानी जो ऑडियंस है वो किस जगह का रहने वाला है। जब भारत बनाम पाकिस्तान हो तो भोपाल या चेन्नई में टेलीविज़न मैच देखते हैं, दर्शकों की भावनाएं राष्ट्रीय निष्ठाओं से तय होती हैं। यानी जब डिफरेंट कंट्रीज़ की बात होती है तो कंट्रीज़ की तरफ एक कंट्री के लोग हो जाते हैं। लेकिन भारतीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट के शुरुआती इतिहासों में टीमों को भौगोलिक आधार पर नहीं बांटा जाता था, बल्कि यह जानना दिलचस्प है कि 1932 से पहले किसी एक टीम को टेस्ट मैच में नुमाइंदगी का अधिकार नहीं था। यानी 1932 से पहले कोई भी टीम टेस्ट मैच के लिए नहीं जा सकती थी। तो टीमें कैसे बनती थी और क्षेत्रीय टीमों के नहीं होने की स्थिति में फ़ैन अपनी वफादारी कैसे तय करते थे, यानी टीम अगर क्षेत्र के आधार पर नहीं होती तो कैसे होती थी। तो यहाँ पर है क्रिकेट नस्ल और धर्म, यानी नस्ल के आधार पर। औपनिवेशिक भारत में क्रिकेट नस्ल व धर्म के आधार पर संगठित था। भारत में क्रिकेट का पहला सबूत 1721 से मिला है, जो अंग्रेज जहाजियों द्वारा कैम्बे में खेले गए मैच का ब्यौरा है। ये पहला मैच का ब्यौरा है, कब है? 1721 में। ये एक आध नंबर का सवाल। पहला क्लब कब बना? 1792 में कलकत्ता क्लब बना। दूसरी, पूरी 18वीं शताब्दी में क्रिकेट भारत में ब्रिटिश सैनिक व सिविल सर्वेंट द्वारा सिर्फ गोरे क्लबों व जिमखानों में खेला जाने वाला ही खेल रहा।
इन क्लबों की निजी चार दीवारियों के अंदर क्रिकेट खेलने में मज़ा तो था ही, मगर यह भारतीय प्रवास के खतरों व मुश्किलों के राहत पलायन का सामान भी था। हिंदुस्तानियों में इस खेल के लिए बहुत हुनर की कमी समझी जाती थी, ना ही उनसे खेलने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन वे खेले और अभी भी खेल रहे हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट यानी हिंदुस्तानियों द्वारा क्रिकेट की शुरुआत कचरे बम्बई के जरतुश्तियों यानी पारसियों के एक छोटे से समुदाय को जाता है। व्यापार के चलते सबसे पहले अंग्रेजों के संपर्क में आया और पश्चिमीकृत होने से पहले समुदाय के रूप में पारसियों ने 1848 में पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना की, जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। पारसी क्लबों के प्रायोजक व पोषक थे टाटा व वाडिया जैसे पारसी व्यवसायी। क्रिकेट खेलने वाले गोरे प्रभु वर्ग ने उत्साही पारसियों की कोई मदद नहीं की। उल्टे अंग्रेजों के बॉम्बे जिमखाना क्लब और पारसी क्रिकेटरों के बीच पार्क के इस्तेमाल को लेकर एक झगड़ा भी हुआ। पारसियों ने शिकायत की कि बॉम्बे जिमखाना के पोलो टीम के घोड़ों द्वारा रौंद जाने के बाद क्रिकेट का मैदान खेलने लायक नहीं रहा। जब ये साफ हो गया तो औपनिवेशिक अधिकारी अपने देशियों का पक्ष ले रहे हैं, तो पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना खुद का जिमखाना बनाया। पर पारसियों को नस्लवादी बॉम्बे जिमखाना के बीच की स्पर्धा का अंत अच्छा हुआ। पारसियों की एक टीम ने बॉम्बे जिमखाना को 1889 में हरा दिया। यह राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 4 साल बाद हुआ, यानी कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। और दिलचस्प बात यह है कि इस संस्था के मूल नेताओं में एक दादा भाई नौरोजी, जो उस वक्त अपने महान राजनेता व बुद्धिजीवी थे, पारसी ही थे। पारसी जिमखाना क्लब की स्थापना ने जैसे एक नई परंपरा डाल दी। दूसरे भारतीयों ने भी धर्म के आधार पर क्लब बनाने चालू कर दिए। हिंदू व मुसलमान दोनों ने ही 1890 के दशक में हिंदू व इस्लाम जिमखाना के लिए पैसे इकट्ठा करते दिखाई दिए। यानी सब ने क्या किया, अपने रिलीजन के आधार पर क्लब बनाने स्टार्ट किए। ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत को राष्ट्र नहीं मानते थे। उनके लिए तो यह जातियों, नस्लों व धर्मों के लोगों का एक समुच्चय था, जिसे उन्होंने उपमहाद्वीप के स्तर पर एकीकृत किया। 19वीं सदी के अंत तक कई हिंदुस्तानी संस्थाएं भी इन बंटवारों को बढ़ावा देती थीं। सामुदायिक संस्थानों को फौरन मान्यता मिल जाती थी। मिसाल के तौर पर इस्लाम जिमखाना द्वारा बम्बई के समुद्री इलाके के पास वाली ज़मीन की अर्जी पर विचार करते हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी गवर्नर ने लिखा, मैं मानकर चलना चाहिए कि बहुत जल्द हमारे पास किसी पारसी हिंदू जिमखाना के लिए ऐसी ही अर्जी आएगी। इन अर्जियों को नामंजूर करने का मेरे पास उपाय नहीं है, लेकिन मैं हर राष्ट्रीय जिमखाने की स्थापना के बाद आगे के आवेदन को स्वीकार नहीं करूँगा। जोर हमारा। इस पत्र से जाहिर है कि औपनिवेशिक अफसर हर एक धार्मिक समुदाय को अलग राष्ट्रीयता मानते थे। यह भी साफ है कि धार्मिक प्रतिनिधित्व के नाम पर स्वीकृति की गुंजाइश ज़्यादा थी। जिमखाना क्रिकेट के इतिहास ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट को सांप्रदायिक व नस्ली आधारों पर संगठित करने की रिवायत डाली। औपनिवेशिक हिंदुस्तान में सबसे मशहूर टूर्नामेंट खेलने जाने वाले 6 टीमों के आधार पर नहीं बनती थी। टीमें क्या होती थी, क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती थी, जैसे आजकल रणजी ट्रॉफी में होता, बल्कि धार्मिक समुदाय की बनती थी। इस टूर्नामेंट को शुरू में क्वाड्रेंगुलर व चतुष्कोणीय कहा गया। इसमें 4 टीमें कौन कौन सी यूरोपीय, पारसी व हिंदू मुसलमान खेलती थी। बाद में पेंटांगुलर बन गई द रेस्ट नाम की एक नई टीम, जिसमें बाकी बचे कुछ समुदायों को नुमाइंदगी दी गई। मिसाल के तौर पर विजय हजारे, जो ईसाई थे, द रेस्ट के लिए खेलते थे। पत्रकारों और क्रिकेटरों और राजनेताओं ने 1930-40 के दशक तक इस 5 कड़ी टूर्नामेंट की नस्लवादी सांप्रदायिक बुनियाद पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि नस्ल के आधार पर इस तरीके का क्रिकेट खिलवाना सही नहीं है। बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार के मशहूर संवाददाता ऐसे बरेलवी, रेडियो कमेंटेटर AFS तलियार खान और भारत के सबसे लोकप्रिय राजनेता महात्मा गांधी ने पेंटांगुलर समुदाय के आधार पर बांटने वाला बताकर इसकी निंदा की। पेंटांगुलर को समुदाय के आधार पर बांटने वाला बताया। और ऐसे में जब राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी अवाम को एकजुट करना चाहते थे, तो इस टूर्नामेंट का क्या तुक था। इसके विपरीत क्षेत्र आधारित नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप नामक नए टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, बाद में जिसे क्या नाम दे दिया गया, रणजी ट्रॉफी। लेकिन 5 कड़ी टूर्नामेंट की जगह लेने के बाद के लिए इसे आज़ादी तक का इंतजार करना पड़ा। 5 कड़ी टूर्नामेंट की नींव ब्रितानी सरकार की फूट डालो राज करो की नीति की थी।
यह एक औपनिवेशिक यानी अंग्रेजी टूर्नामेंट था जो आज़ादी के बाद ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर एक पालवंकर बालू, क्या ये दलित जाति से थे, लेकिन उन्हें कभी टीम का कप्तान नहीं बनाया गया। खेलने में काफ़ी सही थे। खेल के आधुनिक बदलाव क्या क्या हैं? आधुनिक क्रिकेट में टेस्ट और एक दिवसीय इंटरनेशनल मैच का वर्चस्व, यानी ये दोनों ज़्यादा खेले जाते हैं और राष्ट्रीय टीमों के बीच खेला जाता है, यानी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं जो टीम। मशहूर होकर लोगों की यादों में रच बस जाने वाले क्रिकेटर आमतौर पर अपनी राष्ट्रीय टीमों के खिलाड़ी होते हैं। 5 कोड़ी और चतुष्कोड़ी मैचों के दौर से उन्हीं खिलाड़ियों को हिंदुस्तानी फ़ैन याद करते हैं जिन्हें टेस्ट क्रिकेट का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अपने समय के बेहतरीन बल्लेबाज सीके नायडू को तो लोग आप भी याद करते हैं, जबकि पालवंकर विट्ठल एवं पालवंकर बालू जैसे उनके कुछ अन्य समकालीन खिलाड़ी इसलिए बुला दिए गए हैं क्योंकि नायडू का करियर तो लंबा था, पर ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेलते वक्त सक्रिय नहीं रहे। महात्मा गांधी यानी स्रोत का यहाँ पर क्या एक स्निपेट दी हुई कि महात्मा गांधी का खेलों के बारे में क्या राय थी। जब भी इस तरह की क्वेश्चन है तो आपको ही पहला वाला पैराग्राफ पढ़ लेना है सही तरीके से, पूरी स्निपेट देख लेना इसको। हालांकि नायडू भी इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में शुरू होने वाले पहले क्रिकेट मैचों तक अपने पुराने फॉर्म में नहीं थे, पर देश के सबसे टेस्ट कप्तान के रूप में इतिहास में उनका नाम सुरक्षित है, यानी पहले टेस्ट कप्तान थे सीके नायडू। इस तरह भारत ने आज़ाद होने के 1.5 दशक पहले ही टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश कर लिया था और ऐसा इसलिए संभव हुआ चूँकि 1877 में अपनी शुरुआत से ही टेस्ट क्रिकेट ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच खेला जाता था, यानी शुरुआत कब हुई टेस्ट क्रिकेट की? 1877 में। पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जब तब ऑस्ट्रेलिया गोरों का उपनिवेश भर था, स्वशासी डोमिनियन राज्य भी नहीं था। इस तरह वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाने वाले विभिन्न कैरिबियाई देश दूसरे विश्व युद्ध के काफ़ी बाद तक ब्रिटिश उपनिवेश ही थे, यानी कि जब वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का मुकाबला हुआ तब वेस्ट इंडीज ब्रिटिश के अंडर ही था, यानी उन पर कब्जा था ब्रिटिश का। खेल और भी औपनिवेशीकरण, यूरोपीय साम्राज्यों से आज़ादी हासिल कर स्वतंत्र होने की राष्ट्रीय प्रक्रिया को भी औपनिवेशीकरण कहा जाता है। सन 1847 में भारत की आज़ादी से शुरू होकर यह सिलसिला अगली आधी सदी तक जारी रहा और सिलसिले का असर व्यापार, वाणिज्य, सैन्य क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंततः खेल में ब्रिटेन के पतन के रूप में हुआ। लेकिन यह सब एक बारगी नहीं हुआ। क्रिकेट संगठन में उत्तर साम्राज्यवादी ब्रिटेन के प्रभाव को कम होने में अच्छा खासा वक्त लगा। भारत की आज़ादी से ब्रिटानी साम्राज्य के खात्मे का बिगुल तो बज गया था, पर ब्रिटेन क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन पर साम्राज्यवादी क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का ही नियंत्रण था, यानी क्रिकेट का आयोजन कौन करता था? ब्रिटेन ही करता था। आईसीसी पर, जिसका नाम 1965 में बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया और इसके संस्थापक सदस्यों का वर्चस्व रहा। उन्हीं के साथ में कार्यालय के वीटो अधिकार रहे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का विशेष अधिकार 1989 में जाकर ख़त्म हुए और वे अब सामान्य सदस्य बनकर रह गए। पिछली सदी के 50-60 के दशक में विश्व क्रिकेट का आयोजन का मिजाज इस बात से पता चलता है कि इंग्लैंड तथा कॉमनवेल्थ दूसरे देशों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका जैसे देश के साथ एक क्रिकेट खेलना जारी रखा, जहाँ न सिर्फ नीतिगत तौर पर नस्ली भेदभाव बता था, बल्कि टेस्ट मैचों में अश्वेतों को खेलने की मनाही थी, यानी टेस्ट मैच में अश्वेत नहीं खेल सकते थे। भारत, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ ने हालांकि दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में उनकी इतनी ताकत नहीं थी कि उसे खेल से प्रतिबंधित कर सकें, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की टीम में दक्षिण अफ्रीका का कोई नहीं था, वहाँ पे सब अंग्रेज़ ही थे, इसलिए उन्होंने बहिष्कार करने की कोशिश करी। और यह तभी हो पाया जब एशिया व अफ्रीका में उपनिवेशवाद से आज़ाद नए देशों ने और साथ में ब्रिटेन की उदारवादी हवा ने अंग्रेज़ी क्रिकेट अधिकारियों पर दबाव डालकर 1970 में ब्रिटेन के दक्षिण अफ्रीकी दौरे को रद्द करवाने में कामयाबी पाई। अब आज के दौर में व्यापार, मीडिया और क्रिकेट क्रिकेट 1970 के दशक में काफ़ी बदल गया, पर ऐसा यह दौर था इसमें पारंपरिक खेल ने बदलते ज़माने के साथ खुद को ढाल लिया, धीरे धीरे इवॉल्व होता रहा। क्रिकेट
70 में दक्षिण अफ्रीका को क्रिकेट से बहिष्कृत किया गया। तो 1971 को इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि इस साल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे पहला एक दिवसीय मैच यानी पहला वनडे मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया। क्रिकेट का यह छोटा संस्करण इतना लोकप्रिय हुआ कि 1975 में पहला विश्व कप खेला गया और सफल रहा, यानी पहला इंटरनेशनल क्रिकेट खेला गया 1975 में वनडे वाला, जो सक्सेसफुल रहा। 1977 में जब क्रिकेट टेस्ट मैचों की 100वीं जयंती मना रहा था तो खेल हमेशा के लिए बदल गया। इस बदलाव में किसी खिलाड़ी या प्रशासक का नहीं बल्कि व्यवसायी का हाथ था। कैरी पैकर नामक ऑस्ट्रेलियाई टेलीविज़न मुगल ने क्रिकेट के प्रसारण की बाजारी संभावनाओं को भाप कर दुनिया के 51 बेहतरीन खिलाड़ियों को उनके बोर्ड की मर्जी के खिलाफ अनुबंध पर ले लिया, यानी उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पर ले लिया और 2 सालों तक वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज नाम से गैर अधिकृत टेस्ट और एक दिवसीय खेलों का आयोजन किया। पैकर का यह सर्कस यानी एक तरीके का सर्कस ही है, प्राइवेट से यही कहा जाता है। 2 सालों तक बाद पैक हो गया, लेकिन टेलीविज़न दर्शकों को लुभाने के लिए इसके द्वारा किए गए बदलाव स्थायी साबित हुए और उससे खेल का रंग ढंग ही बदल गया। यानी क्रिकेट के टेलीविज़न पर प्रसारण से सब कुछ बदल गया धीरे धीरे। और रंगीन वर्दी, हिफाजती हेलमेट, क्षेत्र रक्षक की पाबंदी, रोशनी जलाकर रात को क्रिकेट खेलना आदि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पैकर के बाद क्रिकेट का स्थायी हिस्सा बन गए। और पैकर ने यह जाहिर कर दिया कि क्रिकेट का बाजार है, उसे बेचकर बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। टेलीविज़न कंपनियों को टेलीविज़न प्रसारण का अधिकार बेचकर क्रिकेट बोर्ड अमीर हो गए। और टेलीविज़न कंपनियों ने विज्ञापन समय व्यावसायिक कंपनियों को बेचे, यानी कितने टाइम के लिए कितना ऐड चलेगा किसका, और जिन्हें जितना बड़ा दर्शक समूह और कहाँ मिलता। निरंतर टीवी कवरेज के बाद क्रिकेटर सेलिब्रिटी बन गए और उन्हें अपने क्रिकेट बोर्ड से तो ज़्यादा वेतन मिलने ही लगा, पर उससे बड़ी कमाई के साधन टायर से लेकर कोला तक के टीवी विज्ञापन हो गए। यानी और किस तरीके से कमाई होती है उनकी ऐड से। टीवी प्रसारण से क्रिकेट बदल गया और इसके जरिए क्रिकेट की पहुंच छोटे शहरों व गाँव के दर्शकों तक पहुंच गई। क्रिकेट का सामाजिक आधार भी व्यापक हुआ। महानगरों से दूर रहने वाले बच्चे भी आज कभी बड़े मैदान देख पाते थे, अब नायकों को देखकर सीख सकते हैं। टेलीविज़न के जरिए उपग्रह यानी सेटेलाइट की तकनीक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दुनिया भर की पहुंच के चलते क्रिकेट का वैश्विक बाजार बन गया। सिडनी में चल रहे मैच को अब सीधे सूरत में भी देखा जा सकता था। इस मामूली बात ने क्रिकेट की सत्ता का केंद्र ही बदल दिया, जिसकी शुरुआत ब्रिटानी साम्राज्य के पतन से हुई। पर यह वैश्वीकरण अपने तार्किक अंजाम तक पहुंची, यानी वैश्वीकरण में चूंकि भारत में खेल के सबसे ज़्यादा दर्शक थे और यह क्रिकेट खेलने वाले देशों में सबसे बड़ा बाजार था, इसलिए खेल का गुरुत्व केंद्र दक्षिण एशिया हो गया। प्रतीकात्मक तौर पर आईसीसी का मुख्यालय लंदन से टैक्स फ्री दुबई में आ गया। अंग्रेजी ऑस्ट्रेलियाई धुरी से गुरुत्व केंद्र के खिसकने की एक और निशानी यह है कि हाल के वर्षों में क्रिकेट के नए तकनीकी प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के खिलाड़ियों ने किए हैं। पाकिस्तान ने गेंदबाजी को दूसरा व रिवर्स स्विंग नाम के 2 अहम हथियार दिए हैं। ये दोनों ईजाद महाद्वीपीय स्थितियों की उपज है। दूसरा इसलिए कि भारी बल्लों से आक्रामक बल्लेबाज करने वाले खिलाड़ी उंगलियों की स्पिन को बेकार साबित किए दे रहे थे, और रिवर्स स्विंग इसलिए कि खुली धूप में 2 लुढ़ाती बेजान पिचों पर तेज़ गेंदें घुमाई जा सके। इन दोनों प्रयोगों को शुरू में इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने शक की नज़र से देखा। होने लगा कि चोरी छुपे क्रिकेट के नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वक्त के साथ यह मान लिया कि क्रिकेट के कानून सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या अंग्रेज़ी स्थितियों के मुताबिक नहीं बनाए जा सकते, और इन जुगाड़ों को पूरी दुनिया के गेंदबाजों ने अपना लिया। लगभग 150 साल पहले तक अग्रणी पारसियों को खेल के मैदान के लिए संघर्ष करना पड़ा था, और आज वैश्विक बाजार ने हिंदुस्तानी क्रिकेटरों को खेल का सबसे मशहूर और अमीर खिलाड़ी बना दिया है। पूरी दुनिया जैसे उनका रंगमंच हो गया है। और इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे कुछ छोटे मोटे कारण भी थे कि शौकिया जेंटलमैन की जगह वेतनभोगी पेशेवरों का आना, लोकप्रियता में टेस्ट क्रिकेट का एक दिवसीय मैच द्वारा पछाड़ दिया जाना, और वैश्विक वाणिज्य और प्रौद्योगिकी में अहम बदलावों का होना। वक्त के साथ परिवर्तन को समझना इतिहास का काम है। इस अध्याय में हमने एक औपनिवेशिक खेल के इतिहास के जरिए इस विस्तार को समझा, और यह भी कि उपनिवेशोत्तर ज़माने में इसने खुद को कैसे ढाला, यानी कि आज़ादी के बाद के
ज़माने में। और यहाँ पर आगे हमें ये स्निपेट दी हुई कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, इसके बारे में हमें पढ़ना है कि आधुनिक हॉकी हॉकी का उदय ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर खेले जाने वाले परंपरागत खेलों से स्कॉटलैंड में खेले जाने वाला खेल शिंके इंग्लिश और वेल्स खेल बैंडी वायर्स हर्लिंग को हॉकी का पूर्वज माना जा सकता है। यानी ये सब जो खेल हैं जो हॉकी से पहले होते थे, यानी हॉकी की तरह, फिर बाद में हॉकी बन गए, इवॉल्व होके। हॉकी मतलब इन्हीं से इवॉल्व हुआ है। बहुत सारे आधुनिक खेलों की तरह हमारे यहाँ भी हॉकी की शुरुआत औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सेना के द्वारा ही की गई। यानी भारत में हॉकी ब्रिटेन की सेना ने स्टार्ट किया। पहले हॉकी क्लब की स्थापना 1885 में कलकत्ता में हुई। यानी पहला हॉकी क्लब इंडिया में बना। ओलंपिक खेलों की हॉकी प्रतिस्पर्धा में भारत को पहली बार 1928 में शामिल किया गया। इस प्रतिस्पर्धा में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड को हराते हुए भारत फाइनल तक जा पहुंचा। फाइनल में भारत ने हॉलैंड को भी 0 के मुकाबले 3 गोल से मात दे दी। हॉकी के जादूगर में ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों के खेल कौशल और तीक्ष्णता ने हमारे देश को ओलंपिक में कई स्वर्ण पदक दिलाए। 1928 से 56 तक के बीच भारत ने लगातार 6 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी की दुनिया में भारतीय वर्चस्व के स्वर्ण में भारत ने ओलंपिक में कुल 24 मैच खेले और सभी में सफलता प्राप्त की। और इन मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने 178 गोल, यानी हर मैच में लगभग 7.43 गोल दागे और विपक्षी टीमों ने उनके खिलाफ केवल 7 ही गोल कर पाई। हॉकी में भारत को बाकी 2 स्वर्ण पदक 1964 के टोक्यो ओलंपिक और 1980 के मॉस्को ओलंपिक में प्राप्त हुई। ये सभी आपकी जनरल नॉलेज की चीज़ हैं जो इसमें दी गई हैं। बाकी ये नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है पोलो के बारे में, तो इसको आप पढ़ लेना। अगर आप चैनल पर अभी तक बने हुए दोस्तों तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो।